हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी सेल के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन की। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं उससे रिलेटेड। वैसे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब सेल्स बैटरी कनेक्ट होंगे तो उनके न्यूमेरिकल्स को किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा, लेकिन पहले फिर भी हम जनरल देख लेते हैं कैसे होते हैं। आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ और चीज़ें देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ें उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचते रहें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलते हैं आगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। ये सर्किट है आपके पास, दो सेल कनेक्ट हैं आपके पास, उनके EMF लिखे हुए हैं, विद्युत वाहक बल, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नली बाहर से उनके साथ कनेक्टर दिखाया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पहले करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, दूसरा जब ये सेल कनेक्ट होकर के मिलकर के एक बैटरी बना रहे हैं तो इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के एंड जो हैं उनके बिटवीन कितना विभवांतर या कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज और इसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो देखें, एक का माइनस दूसरे के प्लस से कनेक्ट है, तो करंट का फॉर्मूला टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। एक ही प्लस माइनस से प्लस तो E1 प्लस E2 और R1 R2 तीनों सीरीज में है, ये आएगा। दोनों के वैल्यूज 1.5 1.5 1.5 0.5 और R का वैल्यू 1। तो सॉल्व करने पर आ रहा है 3/3 1 एम्पियर, मतलब इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम बात करें कि इस रेजिस्टेंस के एंड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल्स टू IR होता है। I का वैल्यू आपके पास 1 एम्पियर है, R का वैल्यू 1 ओम है, तो ये आ रहा है आपके पास 1 ओम। दूसरा, अब इसके लिए ये सेल करंट दे रहा है और ये भी करंट दे रहा है। सेल करंट जो फ्लो होता है प्लस से माइनस, इसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्शन ये है और इसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्शन ये है, तो मतलब दोनों सेल करंट दे रहे हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज होगी यहाँ पर V इक्वल्स टू E माइनस IR। इसकी होगी E1 माइनस IR1 और इसकी होगी E2 माइनस IR2। तो पहले की टर्मिनल वोल्टेज E1 माइनस IR1, E1 1.5 माइनस I का वैल्यू 1, R1 का वैल्यू 1.5, तो ये आ रहा है 1.5 माइनस 1.5 0। मतलब ये सेल कोई भी आपको आउटपुट में पोटेंशियल नहीं दे रहा है सर्किट में, इसके कारण कोई वोल्टेज नहीं है। 1.5 वोल्ट का है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस करंट के रेस्पेक्ट इतना ड्रॉप अंदर कर रहा है, इतनी वोल्टेज अंदर गड़बड़ कर रहा है जो इसको बैलेंस कर देती है। मतलब इस सेल के कारण कोई करंट आपके पास फ्लो नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई पोटेंशियल आपको नहीं मिल रहा है। दूसरे की देखते हैं E2 माइनस IR2, तो E2 1.5 माइनस I1 0.51, यानी कि ये दोनों सेल मिलकर सिर्फ 1 वोल्ट के लाइक काम कर रहे हैं। तो दोनों से मिलकर 1 वोल्ट जा रहा है, वो भी आपने देखा 1 वोल्ट था। सिर्फ ये सेल उनमें से 1 वोल्ट दे रहा है, ये एक्टिव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, ये का सर्किट में कनेक्ट है, दो सेल हैं, दो रजिस्टेंस है। ये आइडियल आपके पास सेल कनेक्ट है। आइडियल सेल वो होते हैं जिनका इंटरनल रजिस्टेंस 0 होता है, इनका कोई इंटरनल रजिस्टेंस नहीं है। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अपने को निकालना है। तो यहां दोनों देखो, प्लस से प्लस मतलब अपोजिट पोलैरिटी, आपके पास में सेम पोलैरिटी वाले साइन आपके पास कनेक्ट हो गए, प्लस से प्लस। अब इन दोनों सेलों में से एक एक्टिव होगा। कौन सा एक्टिव होगा? जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो इन दोनों में से इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये कम है, तो ये एक्टिव होगा। इसलिए करंट फ्लो का डायरेक्शन इधर से प्लस से माइनस दिखाया हुआ है, ये एक्टिव है। तो क्या होगा? E1 माइनस E2 ओवर टोटल रेजिस्टेंस। E1 माइनस E2, ये R1 ये R2, दोनों का वैल्यू रख दिया है, तो करंट आ रहा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। ये आपके पास सर्किट लिखा हुआ है, दो सेल कनेक्ट है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। पूछ रहा है कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तीसरा पूछ रहा है कि इन दोनों के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर क्या है और इनके बिटवीन विभवांतर क्या है। सीधा सा मतलब इस सेल की टर्मिनल वोल्ट और इस सेल की टर्मिनल वोल्ट का क्वेश्चन निकालना है अपने को आंसर में। तो देखें, अब देखो, जब माइनस से माइनस कनेक्ट है तो एक सेल इफेक्टिव होगा, एक ही प्रभावी होगा। कौन सा? जिसका EMF ज्यादा होगा, जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो करंट का डायरेक्शन होगा ये प्लस से माइनस, इसके अकॉर्डिंग। पहला आंसर मिल गया अपने को। जो सेल प्रभावी, जो ज्यादा वोल्टेज वाला होगा, ज्यादा EMF जिसका होगा, ज्यादा विद्युत वाहक बल जिसका होगा,
वो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो ये प्रभावी है। दूसरा I, तो ये होगा, इसको E2 एज्यूम कर लेते हैं, ये E2 है, ये R2 है, ये E1 है, ये R1 है, ये हम मान लेते हैं, नहीं लिखे हैं तो आप नाम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, E2 माइनस E1 ओवर R, ये R हो गया आपके पास, R1 प्लस R2, 4 माइनस 2, 3 प्लस 1 प्लस 0.5, ये आ गया आपके पास। क्या आएगा यहां से, अब आप चेक कर लें, 2 ओवर 3 4 4.5, तो सॉल्यूशन आ रहा है 0.33 एम्पियर। अब इनके बिटवीन पोटेंशियल यानी कि इसकी टर्मिनल वोल्टेज, ये करंट दे ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, E प्लस आई आर, E1 प्लस आई आर वन, E1 2 आएगा 0.33, R1 आपके पास 0.5, तो आंसर सॉल्व करने पर आ रहा है 2.165। मतलब इसका EMF 2 वोल्ट है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है EMF से। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है, ये करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से भी कुछ पोटेंशियल ये खा रहा है, इसलिए ज़्यादा आपकी टर्मिनल वोल्टेज शो हो रही है यहाँ पर। इसकी टर्मिनल वोल्टेज कम आए क्योंकि करंट दे रहा है 4 माइनस आई आर के अकॉर्डिंग, माइनस 0.33, R आपके पास 1, तो ये आ रहा है 3.67 वोल्ट। तो ये दूसरा, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके पास चलेंगे। एक और क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट पर रोटेट करते हैं, उस पाथ की रेडियस लिखी हुई है और जिस स्पीड से वो रोटेट हो रहा है वो स्पीड लिखी हुई है, और बोल रहा है, सबको पता है जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो होगा, और करंट कितनी है उसकी वैल्यू पूछी है इसमें। तो अब करंट का वैल्यू अपने निकाले तो करंट का फॉर्मूला आता है I = Q/T, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है। अब इलेक्ट्रॉन एक ही रोटेशन ही लगाएगा, इस स्पीड से लगाएगा इतने से रेडियस पर, तो पता नहीं कितने रोटेशन, तो पहले वो रोटेशंस कितने हैं, कितनी वो परिक्रमाएं करेगा वो निकालनी पड़ेंगी। तो जनरल फॉर्मूला चार्ज के फॉर्म में NE/T, क्योंकि यहाँ n नंबर ऑफ रोटेशन है, परिक्रमाओं की संख्या। अब परिक्रमाओं की संख्या कैसे निकालेंगे कि वो किस स्पीड से चल रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये डिस्टेंस कितना है 2πr, स्पीड है v, तो स्पीड ओवर डिस्टेंस, एक साइकिल का डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड में v ओवर 2πr। इसको यहाँ सॉल्व नहीं करके हम यहीं सॉल्व करेंगे, n को रिप्लेस कर देते हैं v ओवर 2πr से इंटू e, और आपने बोला है 1 सेकेंड, तो आप इसको पर सेकेंड लिखा हुआ है तो टाइम पर सेकेंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ टाइम t हमने पर सेकेंड कर दिया, 1 सेकेंड हो गया है, तो यहाँ आगे आपके पास v का वैल्यू, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, r का वैल्यू आपके पास है, इसको सॉल्व करना है तो करंट का वैल्यू आ जाएगा, तो वो आ रहा है आपके पास 1.04 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की और इलेक्ट्रिकल पावर की, देखते हैं आगे आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर पर चर्चा करते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। सर्किट है, एक शो आपके पास कंडक्टर या सोर्स से कनेक्ट है, एक चालक विद्युत स्रोत से कनेक्ट है। अब बात इलेक्ट्रिकल पावर, इस सर्किट की इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी है, मतलब ये जो पावर सोर्स है करंट फ्लो जब करेगा तो करंट फ्लो करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, ठीक है, वो इसका इलेक्ट्रिकल पावर होगा। मींस ये पावर सोर्स करंट प्रोड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में जो वर्क डन करेगा, जो कार्य करेगा, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कैसे, पावर करंट फ्लो करने के लिए चार्ज फ्लो करेगा, मान लेते हैं कि I करंट फ्लो हो रहा है t टाइम में, तो चार्ज कितना फ्लो होगा, I का डेफिनेशन I = Q/T, तो यहां से Q = क्या आएगा, I × T। तो यहां इस पावर सोर्स ने इतना करंट के अकॉर्डिंग इतना चार्ज फ्लो किया, तो इतना चार्ज फ्लो करने के लिए जो इस सोर्स ने वर्क डन किया वो क्या है, वर्क डन की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा V = W/Q। ये इसका EMF है, लेकिन वोल्टेज टर्मिनल वोल्ट था, यहाँ V वोल्टेज क्रिएट करेगा, तो यहां से W क्या आएगा, V × Q, V एज इट इज, Q का वैल्यू I × T। मीन्स जब आपके पास कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है, कितना करंट फ्लो हो रहा है और टाइम है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो वर्क डन के इक्विवेलेंट होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई V × I × T। हो सकता है कभी कभी आपके पास V ना हो,
सिर्फ करंट हो, V नहीं हो आपके पास में, आपके पास R हो और T हो, टाइम हो, तो V को चेंज कर देते हैं ओम्स लॉ से, आई आर इंटू आई टी, आई स्क्वायर आर इंटू में टी। कभी कभी I नहीं होता V होता है, तो यहाँ से V एज इट इज, I का वैल्यू V और R इंटू टी, यानी V स्क्वायर और R इंटू टी। यानी कि फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का V इंटू आई इंटू टी, दूसरा आई स्क्वायर आर इंटू टी, और तीसरा V स्क्वायर और R इंटू टी। अब यहाँ V इंटू आई इंटू टी, कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है उसकी इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो ये पावर भी दे सकता है, ये पावर में चेंज हो जाएगा, P इंटू टी, पावर के फॉर्म में है। तो यहाँ से इसका SI यूनिट, P का यूनिट वॉट, टाइम का यूनिट सेकंड, तो वॉट इंटू सेकंड, लेकिन जनरली इसको जूल में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एनर्जी जूल में, और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वही डायमेंशन यहाँ रहेगा, m1 L2 T-2, ठीक है। और लेकिन हम जो डिवाइस काम में लेते हैं इलेक्ट्रिकल, वो आवर्स के हिसाब से, किलोवाट के हिसाब से काम में लेते हैं, तो दूसरे यूनिट होंगे वाट आवर, किलोवाट आवर। अब जनरली जो घरों में इलेक्ट्रिक बिल आता है उसको यूनिट में लिखा जाता है, लेकिन वो यूनिट बोला जाता है, KWH को ही यूनिट बोला जाता है। तो 1 KWH जो है 1 किलोवाट आवर, जो उसको 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोर्ड जो ट्रेड करने के लिए यूज में ले रहा है यूनिट के फॉर्म में उसको डिफाइन करते हैं। तो अब बात आता है 1 KWH या 1 यूनिट क्या होता है। तो 1 यूनिट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो नाम से दिख रहा है। 1 यूनिट क्या है, 1 किलोवाट की डिवाइस को 1 आवर तक हम काम में लें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 KWH होगी। मतलब 1 किलोवाट की कोई डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, कोई आयरन है, कोई आपके पास मोटर है, अगर वो 1 घंटे तक यूज़ में लें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 KWH होगी, ठीक है। इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में कन्वर्ट करने के लिए वाट में और सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो किलो हटाएंगे 10⁻3, वाट एज इट इज़ आ गया, आवर्स को 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये आ गया 36 इंटू 10⁻5 वाट इंटू सेकेंड को जूल बोलते हैं। लेकिन जनरली इसको 3.6, तो 3.6 लिखेंगे 10⁻6 हो जाएगा जूल। तो ये है आपके पास। लेकिन बात आई कभी कभी एनर्जी को कैलोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जे से डिवाइड करते हैं। जे इसका वैल्यू है 4.18 जूल पर कैलोरी। ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहलाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जूल कहलाता है, जूल्स कांस्टेंट है, ठीक है। जूल का यांत्रिक तुल्यांक है, हिंदी में ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं। जब जूल को कैलोरी में बदलना हो तो जे से डिवाइड कर देते हैं, जे का वैल्यू ये है, और कैलोरी को जब जूल में बदलना हो तो जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे आपके पास कोई बोले कि आपके घर में 5 ट्यूबलाइट हैं, कितने किलोवाट के हैं, 5 घंटे तक काम में आते हैं, 30 दिन तक काम में आते हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी है। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट, एक जैसे इंस्ट्रूमेंट, दूसरे होंगे तो प्लस करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए यही फॉर्मूला रहेगा। तीसरा है तो तीसरे टाइप का इंस्ट्रूमेंट, जैसे पंखे हैं पंखों के लिए, कूलर है तो प्लस कूलर के लिए, अगर फ्रीज हैं तो फ्रीज के लिए, अगर आपके पास में एसी है तो एसी के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर है तो मोटर के लिए, सब में यही चलता जाएगा फॉर्मूला। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कितने इंस्ट्रूमेंट है, उसका पावर क्या है वो वाट में, और कितने टाइम तक वो आवर्स में, क्योंकि यहाँ KWH में अपन निकाल रहे हैं। ये वाट में लिखा है, KWH में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर किलो वाट में है तो फिर 1000 नहीं आएगा, ये ध्यान रहे। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट किलोवाट में नहीं है, ये वाट में है, इनटू टाइम, ये आवर्स में होगा। किलोवाट में थी तो डिवाइड नहीं करेंगे, और किलोवाट में नहीं, इसको वाट में लिखा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल पावर। ये चार्ज फ्लो के लिए आपने वर्क डन किया, अब पर यूनिट टाइम वर्क डन क्या है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब ये वर्क डन था पर यूनिट टाइम वर्क डन, W/T, W था, टाइम से डिवाइड करेंगे, यहाँ T हट जाएगा, यहाँ से T हट जाएगा, यहाँ से, तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बन जाएगा W/T के अकॉर्डिंग V/I, I²R या V²/R। लेकिन ये आपके पास जनरल। अब बात करें कि यहां से ये आउटपुट मिला है आपको, इनपुट कितना दिया, अगर कोई पूछे कि इनपुट पावर क्या है, तो इनपुट हमने E दिया था, लेकिन E कभी मिलता नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज, तो यहां V यूज में आया। अगर इनपुट पावर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज इंटू करंट,
तो फॉर्मूला आएगा E इंटू आई, इसलिए इनपुट पावर का फॉर्मूला E इंटू आई। ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हैं या फिर वॉट लिख सकते हैं, लेकिन ये छोटे यूनिट्स हैं। बड़े यूनिट्स की बात करें, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 पावर 3 वाट किलोवाट होता है। मेगावाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 पावर 6 वाट 1 मेगावाट होता है। हॉर्स पावर की मोटर्स आती हैं, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। तो ये आज की जनरल बातें थी, कुछ हमने सेलों के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखे और जनरल कंसेप्ट तैयार किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल पावर का। अगली क्लास में कुछ चर्चा करेंगे स्पेसिफिक। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे, हम इलेक्ट्रिक सर्किट को जटिल बनाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ अपने को सीखने उससे पहले हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन सारे वीडियोस टाइम से मिलें, इसलिए पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचते रहें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।